यस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, करंट अफेयर्स की नई श्रृंखला की बात करें तो 2022 में जितने भी पेपर्स एग्ज़ाम्स आने वाली हैं उन सभी का करंट अफेयर्स आपको ये दिया जा रहा है, जिसमें आज हम जो करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं वो 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक का पूरा करंट अफेयर्स है। और किसी ना किसी एग्ज़ाम में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस आपके सामने दिए जा रहे हैं, तो आप इसे ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे और इसे एक नोट्स बनाकर लिखेंगे भी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक की 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय। देखो क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि बीजिंग ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक जो है 2 अलग अलग स्पर्धाओं में क्वालिफाई करने वाले, देखिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो आपके सामने 2 नाम हैं, अल्पाइन स्पीयर और आफिर मोहम्मद खान। और ये ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो गया है, क्योंकि ये दोनों जम्मू कश्मीर के हैं। जब से 370 हटा है उसके बाद से किसी ना किसी तरह से देखा जाए तो प्रोग्रेस में हर तरह से जम्मू कश्मीर का नाम बढ़ते जा रहा है। उस हिसाब से बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में पहले 2 भारतीय जो क्वालिफाइड हुए हैं वो हैं ये 2 नाम जो जम्मू कश्मीर से है। शीतकालीन ओलंपिक 4 फरवरी से लेके 20 फरवरी 2022 के बीच कहाँ होने वाला है, तो चीन के बीजिंग में होगा। कहाँ पे? चीन के बीजिंग में होगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद में अगला सवाल है, खूब मोस्ट आईएमपी, वर्ष 2021 के लिए किसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, साहित्य अकादमी अवार्ड साल में 1 बार दिया जाता है, 2 बार भी 2 साल में भी दिया जा सकता है। लेकिन ये आपको बताएं कि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों में एक तो हिंदी का पूछते हैं और एक अंग्रेजी का पूछते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, 2021 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी अवार्ड जो दिया गया है वो किसे दिया है, तो नाम है दया प्रकाश सिन्हा, जिन्हें हिंदी के लिए दिया गया है। याद रखिएगा, दया प्रसाद सिन्हा जिन्हें हिंदी के लिए दिया गया है, वह वरिष्ठ लेखक और नाट्यकार हैं और एक्स आईएएस अधिकारी भी थे, ये याद रखिएगा। देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि साहित्य अकादमी अवार्ड जो भी पूछे जाते हैं तो किन्हें मिला उनका नाम भी दे दिया जाता है, फिर बाद में पूछा जाता है कि वो लेखक के साथ में और क्या किस किरदार को निभाते थे, तो ये समझ ले कि नाट्यकार भी थे। और एक जरूरी बात है कि वो एक्स आईएएस अधिकारी भी थे। कौन? दया प्रकाश सिन्हा। उनके नाटक, अब इनका नाटक का जो नाम है वो भी पूछा जा सकता है। उनके नाटक सम्राट अशोक को इस पुस्तक के लिए दिया गया। तो सिंपल सी बात कहें तो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड दया प्रकाश सिन्हा को मिला गया, जो लेखक और नाट्यकार एक्स आईएएस अधिकारी हैं। और उनकी नाटक कृति कौन सी है? सम्राट अशोक की जो पुस्तक है उनके लिए दिया गया। ठीक है। इसी के साथ में एक और याद रखना है कि नर्मिता गोखले जिन्हें अंग्रेजी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। ठीक है, एक याद रखिएगा, हिंदी का किसे मिला है? दया प्रकाश सिन्हा को, और अंग्रेजी का नर्मिता गोखले। ठीक है। अब जरा जान लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में थोड़ा बहुत। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। यह 24 भाषाओं में, याद रखिएगा सबसे जरूरी सवाल है, 24 भाषाओं में दिया जाता है। लेकिन 2021 में यह 20 भाषाओं में ही दिया गया है। आपको या अगर पूछा जाए, कुछ ना पूछ के सीधा पूछ लिया जाए कि 2021 का साहित्य अकादमी अवार्ड कितने भाषाओं में दिया गया, तो 20 भाषाओं में। कुल कितनी भाषाओं पुरस्कार दिया जाता है, तो कुल 24 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, खूब
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, याद रखिएगा और लिखना जरूरी है। आगे एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिक्स नव विकास बैंक, देखिए ब्रिक्स नव विकास बैंक जिसे एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ने निम्न में से किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया? क्या हुआ है, नया सदस्य जुड़ा है उसमें, एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक में। तो कौन जुड़ा है? मिस्र, नाम याद रखिएगा, मिस्र जुड़ा है जो 9वें सदस्य के रूप में, 9th, अब तक में 9 सदस्य हो गए हैं, ठीक है। तो अब ब्रिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, नेशनल डेवलपमेंट बैंक के बारे में, कि इसकी शुरुआत, स्थापना हुई थी 2014 में और शुरुआत हुई थी 2015 से। मुख्यालय है चीन के संघाई में। ब्रिक्स के 5 ब्रिक्स देश 5 हैं, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट बैंक के सदस्य 9 हैं। याद रखिएगा, ब्रिक्स देश जो हैं वो कितने देश हैं? कुल 5 ही देश हैं ब्रिक्स के, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट बैंक के सदस्य कितने हैं कुल? मिस्र को लेके 9 हो गए हैं। अब देखिए, ब्रिक्स देश जो 5 हैं और ब्रिक्स देश, अभी इसमें कुल 5 + 4 हो गया है, मतलब 9 हो गया है, ठीक है। तो ब्रिक्स देश जो चल रहा है उसके नेशनल डेवलपमेंट बैंक में 4 और जुड़ गए हैं। तो देखिए, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, उरुग्वे और 2021 में मिस्र, ये 4 और जुड़ गए हैं, ब्रिक्स देश प्लस ये 4 देश, ठीक है। तो आपको ये 4 देशों के नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि ब्रिक्स देश के नाम आपको पता ही है सबको, ठीक है। तो खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, आप इसे ध्यान से पढ़ें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुई? क्या बोल रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुई? आज देखा जाए तो हर शहर में मेट्रो की प्लानिंग शुरू हो गई है। तो उसी उद्देश्य पर देखा जाए तो एक तरह से याद आता है कि जापान ही हो सकता है, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज हो गया है आंसर। चीन के संघाई में, कहाँ पे है दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन? चीन के संघाई में है। चीन एक एशियाई महाद्वीप का में स्थित है। राजधानी बीजिंग है उसकी। करेंसी क्या है? तो रमिंग युआन कह सकते हैं आप। वहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और चीन और भारत की बॉर्डर, जो चीन और भारत की बॉर्डर है उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। इतनी बात आप चीन के बारे में याद रखिए। और भारत से जो बॉर्डर साझा कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में, वो है मैकमोहन रेखा। आगे सवाल है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट सवाल है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। तो देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की बात करें हम तो 2 जनवरी 2020 को पीएम मोदी द्वारा आधारशिला रखी गई। कहाँ पे? मेरठ में। मेरठ के सरधाना कस्बे में। कहाँ पे? मेरठ के सरधाना कस्बे में सलावा और कैली गांव में स्थित किया गया है। कहाँ पे? सलावा और कैली गांव में स्थित किया गया है। खर्च कितना आएगा? 700 करोड़ रुपया लगभग। कहाँ पे? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में, याद रखिएगा। इसमें अब क्या सुविधा मिलेगी? तो देखिए, 540 महिलाएं और 540 पुरुष खिलाड़ी सहित कुल 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको एक सवाल पूछा जा सकता है कि इस मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय में कितने बच्चों को जोड़ा जाएगा? तो ये कितने हो सकते हैं? 1080। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, एनटीपीसी की जब से एग्ज़ाम हुई है और उसका रिजल्ट की वजह से जो बवाल हुआ है, उस वजह से
रेलवे के नए अध्यक्ष या सीईओ जो हैं उनका नाम पूछा जा सकता है। तो उनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी हैं जो किनका स्थान लेंगे, तो पूछा जाएगा तो सुनील शर्मा। आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि रेलवे के जो नए सीईओ या अध्यक्ष बने हैं वो किनका स्थान ले रहे हैं, तो नाम आएगा सुनील शर्मा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2022 को 64वां स्थापना दिवस मनाया गया, किस चीज़ का? 1 जनवरी 2022 को 64वां स्थापना दिवस मनाया गया, किसका? तो देखिए आंसर है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO। 1 जनवरी 2020 को हर साल DRDO की स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो इस बार था 64वां स्थापना दिवस था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 को की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि DRDO हर साल कुछ ना कुछ नए एक्सपेरिमेंट करता है, कुछ ना कुछ देश के लिए डिफेंस के लिए बहुत अच्छे कार्य करता है। तो देखें अब इसमें किस तरह इसे बनाया गया है उसके बारे में जरा जान लेते हैं। विज्ञान संगठन डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन DSO तकनीकी विकास प्रतीक्षा फिर बाद में नेक्स्ट है तकनीकी विकास और उत्पादन निर्देशालय DTDP, ठीक है। इन दोनों संगठनों को ज्वाइंट करके DRDO की स्थापना हुई है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा DRDO की स्थापना में इन दोनों को मर्ज करके DRDO की स्थापना की गई है, जिसके अंदर 52 प्रयोगशालाएं आई हैं। मतलब 52 प्रयोगशालाओं का एक समूह है DRDO, जिसमें अलग अलग प्रयोगशाला कितनी हैं? 52। DRDO का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम, ये एक DRDO का मूल आदर्श वाक्य है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखें तो नेक्स्ट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जा रहा है कि देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना। देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। देखिए सवाल ही बता रहा है कि देश का पहला LPG युक्त, जहां LPG कंपलसरी हो गया है और धुआं बिल्कुल नहीं है, जो चूल्हे से धुआं मिलता है, तो धुआं मुक्त राज्य क्या बन गया है? हिमाचल प्रदेश। देश की उज्ज्वला, देखिए याद सुनिएगा, देश की उज्ज्वला योजना और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना, देश की उज्ज्वला योजना और राज्य सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत पहला राज्य बन गया है। अब कैसे बना है? तो देखिए देश की सरकार उज्ज्वला योजना चला रही है और एक राज्य की सरकार भी एक योजना चला रही है, गृहिणी योजना। तो जिन लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है तो राज्य सरकार उन्हें दे रही है। इस तरह जो वंचित रह गए हैं उन सबको भी LPG मिल गई। तो इस तरह से पूरा राज्य LPG युक्त और धुआं मुक्त हो गया, ठीक है। आगे उज्ज्वला योजना की तर्ज पर ही प्रदेश सरकार ने शुरू किया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे है 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। कई बार सवालों में पूछा गया है विश्व ब्रेल दिवस। आने वाले कोई भी क्वेश्चन होंगे तो इसके ऊपर से आप पूछा जा सकता है। अब विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को जो मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है? तो 1824 में लुई ब्रेल जो फ्रांस के थे, लुई ब्रेल ने लिपि की स्थापना की। याद रखिएगा, पूछा जाए कि विश्व ब्रेल दिवस की स्थापना जो मनाया जाता है हर साल, तो ये किन्होंने, इस लिपि की स्थापना किन्होंने की थी? तो लुई ब्रेल। यह दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नवंबर 2018
में की गई। ठीक है, तो पूछा जाए कि विश्व ब्रेल दिवस की स्थापना जिसकी 1824 में स्थापना की गई थी इस लिपि की, तो विश्व ब्रेल दिवस कब से मनाया जा रहा है और किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नवंबर 2018 में की गई थी इसकी स्थापना। आगे, लुई ब्रेल का जन्म, देखिए लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के एक गांव में हुआ था। ठीक है, इस वजह से 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जा रहा है। और हम आपको बताएं कि ये जो लुई ब्रेल थे ये गांव में रहे और गांव में ही रह के अपनी शिक्षा हासिल की, और इन्हें एक बीमारी हो गई थी जिनकी वजह से ये आंखों से देख नहीं पा रहे थे कुछ समय के बाद। तो उन्होंने ये कार्य न देखते हुए उन्होंने ये जो आविष्कार किया, उसकी वजह से उनके नाम पर विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और 1824 में इन्होंने ब्रेल लिपि की स्थापना कर दी थी। ठीक है दोस्तों, आगे, कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस बन गई? देखिए, हाई कोर्ट क्या बोला जा रहा है? पेपरलेस। देश का कौन सा हाई कोर्ट है वो भी पहला कि जो पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है? सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको देना है केरल उच्च न्यायालय, केरल हाई कोर्ट। 1 जनवरी 2022 को ये हुआ है। ठीक है, 1 जनवरी 2022 को बना है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उसका उद्घाटन किया। ठीक है, आगे, चंद्रचूड़ ने उनका उद्घाटन किया। आगे, अगला सवाल है, भारत की पहली बैटरी संचालित नौका। एक सवाल पूछा जा सकता है, भारत की पहली बैटरी संचालित नौका मतलब बोट। ठीक है, बैटरी संचालित नौका तो कहां पे? कोचिन सीयार्ड लिमिटेड, कोची द्वारा, याद रखिएगा, कोचिन सीयार्ड लिमिटेड, कोची द्वारा। आगे, इसमें इलेक्ट्रिक नौकाओं में सबसे सुरक्षित, क्या बोला जा रहा है? इलेक्ट्रिक नौकाओं में सबसे सुरक्षित है। यह दुनिया की पहली बैटरी संचालित पानी परिवहन सिस्टम है। दुनिया की पहली बैटरी संचालित पानी परिवहन सिस्टम है। ठीक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक बोट को, देखिए ये एक सवाल में पूछा जा सकता है आपको, ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक बोट जो है इसका एक नाम रखा गया है, नाम है मुजीरिस। क्या नाम है? मुजीरिस नाम से पहचाना जाएगा इसे। तो भारत की पहली बैटरी संचालित नौका जो कोचिन सीयार्ड लिमिटेड द्वारा कोची में बनाया गया है, उसका एक नाम रखा गया है, उसका नाम है मुजीरिस। ठीक है, अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, और कई बार ये सवाल पूछा जा सकता है, वन लाइनर की तरह लिखा गया है, आपको सामने दिखा रहे हैं। ये जितने भी हैं ये सब एक एक वन लाइनर क्वेश्चन की तरह है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर, ठीक है, सिनेमा घर रोविंग सिनेमा मॉडल कहाँ पे है? लेह लद्दाख में। भारत का प्रथम चलता फिरता सिनेमा घर। उसके बाद में अगला देखें तो भारत की पहली ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा बना है? क्या बोला है? ई वाहन अनुकूल राज्य मार्ग कौन सा बन गया है? तो कौन सा है? दिल्ली चंडीगढ़ राज्य मार्ग। ठीक है, सिंपल सा पूछा जाए ई वाहन अनुकूल राजमार्ग तो दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। आगे है भारत का फर्स्ट स्मॉग
स्मॉग टावर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये बोलिएगा नई दिल्ली। स्मॉग टावर मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो वहाँ स्थापित किया जाता है जिससे वो सोख लेता है उनको। भारत का पहला, अब आगे है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है? तो ये बना है इंदौर। वाटर प्लस शहर, कुछ क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे, तो आप ये सब याद रखिएगा और लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे 4 स्टार में रख सकते हैं, ये 4 स्टार कैटेगरी में है। ठीक है, अगला सवाल है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो कितने बाघों की मृत्यु हुई है? 126। ठीक है, NTCA फुल फॉर्म पूछा जाए तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। चीज याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 में। और इसी के साथ में कुछ और अधिनियम आपको बताए जा रहे हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में है। ठीक है, फिर बाद में प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, हाथी परियोजना 1992, और आगे एक है कि पर्यावरण जैव विविधता अधिनियम 2002। ये एक सीक्वेंस में दिया गया है, आप इसे जरूर से याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980, हाथी परियोजना 1992 और पर्यावरण जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक है, आगे एक नेक्स्ट सवाल आ गया है 3 स्टार का, बहुत ही जरूरी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो बने हैं अशोक कुमार। अब ठीक है, गंगा मिशन के नए महानिर्देशक बने हैं, तो क्या है इनकी खास बात कि इन्हें बनाया गया है? तो देखिए, इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? देखिए, पहले स्कॉच पुरस्कार 2021, जल मित्र पुरस्कार आंध्र प्रदेश द्वारा, और पहला तेलंगाना उत्कृष्टता पुरस्कार तेलंगाना द्वारा। ये 3 आपके सामने पुरस्कार हैं, बहुत ही जरूरी, जो इन्हें दिया गया है। इस वजह से इन्हें गंगा मिशन का नए महानिदेशक चुने गए हैं। आगे है NMCG, जिसे अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। नॉर्मल, जो जानने लायक बात है। आगे नेक्स्ट है ONGC के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक, तो कौन है? अलका मित्तल। ONGC के, ये एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला है। याद रखिएगा, ONGC के पद में, ONGC में नए अध्यक्ष के पद में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है, और वो है अलका मित्तल। आगे ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, वो सुभाष कुमार का स्थान लेंगी, ये याद रखना है। 1955 में पंडित नेहरू द्वारा शिलान्यास किया गया था। मतलब किसने शिलान्यास किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 1997 में नवरत्नों में के रूप में और 2010 में महारत्न के रूप में इसे स्वीकार किया गया। मतलब 1997 में नवरत्न और 2010 में महारत्न के रूप में स्वीकार किया गया है ONGC को। एक ये भी याद रखिएगा। आगे
अगला सवाल है बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022। मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिलन 2022 का आयोजन किया गया विशाखापट्टनम 25 फरवरी 2022 को। 46 मित्र देशों को आमंत्रित किया गया है, मतलब भारत के जो 46 दोस्त देश हैं, मित्र देश, उनको बुलाया गया है। और ये संस्करण कौन सा है? तो ये संस्करण 11वां संस्करण है, मतलब ये आयोजन 11वां नंबर का आयोजन है। और इसका थीम क्या है? थीम विषय है सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग 1995 में शुरू किया गया था। मिलन 2020 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला एक नया क्वेश्चन आ रहा है जो 3 स्टार का है। हाल ही में $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो देखिए, दुनिया की पहली कंपनी बनी है एप्पल, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। ठीक है। अगला है 46वें जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता। जीएसटी हमेशा चर्चा में रहती है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो 46वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? निर्मला सीतारमण ने की है। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था जीएसटी। जीएसटी की दरों में देखिए 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये इसकी दरें हैं। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस था। याद रखिएगा, हमारा नंबर 161वां है लागू करने में, लेकिन जीएसटी लागू करने वाला फर्स्ट कौन है? फ्रांस। और हम कौन से नंबर में हैं? 161 नंबर पे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये 4 स्टार का क्वेश्चन है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के नए महासचिव कौन बने हैं? तो नए महासचिव बने हैं झांग मिंग, चीन के वरिष्ठ राजनयिक हैं। 3 वर्षों तक इनका पद रहेगा, 3 वर्षों तक। ठीक है। और व्लादिमीर नोरोवक का स्थान लेंगे, ये भी एक याद रखना है। संघाई की स्थापना वर्ष 2001 में। ठीक है। ये एससीओ की बात कर रहे हैं। एससीओ संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। रूस, चीन, कारगिल गणराज्य, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा शुरुआत की गई। ये जो हमने नाम बताए हैं, ये इसके स्थापक देश हैं, मतलब संघाई सहयोग संगठन की स्थापना इन्होंने की है। ठीक है। वर्तमान में इनके सदस्य देश, देखिए वर्तमान में इनके सदस्य देश कजाकिस्तान, चीन, रूस, तजाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान हैं। वर्ष 2017 में, ये एक याद रखिएगा कि संघाई सहयोग संगठन में वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान सदस्य बने, स्थायी सदस्य बने। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है। एससीओ के बारे में जितनी भी जानकारी जाननी थी वो आपके सामने सारी आ गई हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ठीक है। आगे ये एक 4 स्टार का क्वेश्चन है आपके सामने। हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन को स्टार दे दिया करते हैं कि जो बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो देखो, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, क्या बोला जा रहा है? गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया गया। और इस तरह का एक फैसला अपने आप में पहली बार भारत में हुआ है। ठीक है। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडिया में, वो भी खास करके गोवा की बात करें, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं।
जिन्हें आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया है, अब वो हम आजीवन कैबिनेट मंत्री रहेंगे। ठीक है, तो देखो उनका नाम है प्रताप सिंह राणे। प्रताप सिंह राणे हैं, 50 वर्षों से अधिक विधायक के रूप में सेवा दी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 11 बार विधायक चुने गए हैं। कितनी बार? 11 बार विधायक चुने गए हैं। 50 वर्षों से अधिक उन्होंने सेवा दी है एक विधायक की तरह। 86 वर्ष के राणे 16 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक वो एक मुख्यमंत्री रहे हैं, याद रखिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल माना जाएगा। मैं इसे 4 स्टार कर दे रहे हैं। 4 स्टार इसलिए क्योंकि ब्लू बुक, क्या नाम दिया गया? ब्लू बुक, जो हाल ही में खबरों में थी, किस सशस्त्र बल समूह का मैनुअल है। मैनुअल मतलब मैनुअल है, एक बुक है। ये देखिए, अब ये ब्लू बुक वापस चर्चा में क्यों आई? तो ब्लू बुक वापस चर्चा में इसलिए आ गई क्योंकि पंजाब में जब पीएम मोदी की सुरक्षा में जो सेंध हुई थी, उसके ऊपर से ब्लू बुक वापस चर्चा में आ गई। तो क्या है ब्लू बुक, उसके बारे में हम आपको थोड़ा बता दे रहे हैं, तो आपको उसके बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है, सशस्त्र बल, किसका नाम है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। ब्लू बुक में सुरक्षा समूह एसपीजी को पीएम की सुरक्षा से जुड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। किसमें? यह ब्लू बुक में पीएम की सुरक्षा से जुड़े तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। और कौन संभाल रही है सुरक्षा पीएम की? एसपीजी। यह एक गाइडलाइन का समूह है जिसमें किसी वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर किए गए जाने वाले नियमों की जानकारी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये ब्लू बुक के अंदर वीवीआईपी की सुरक्षा किस तरह करनी है उसके सारे नियम दिए गए हैं। दूसरी बात, पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? एसपीजी के पास है। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक की वजह से ये चर्चा में आया है। ठीक है, अभी और भी है इसके बारे में। येलो बुक भी देखिए, अब ब्लू बुक की चर्चा के साथ साथ में येलो बुक आ गई। येलो बुक भी, जिसमें वीआईपी लोगों की सुरक्षा, किसकी? वीआईपी लोगों की सुरक्षा को लेकर। देखो, येलो बुक वीवीआईपी, ब्लू बुक वीवीआईपी और येलो बुक वीआईपी लोगों की सुरक्षा के लिए जानकारी देती है। एसपीजी देश की एक सशस्त्र बल है। यह भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के अधीन है। किस, सिंपल सी चीज पूछा जाए तो बोलना है यह भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के अधीन है। कैबिनेट सचिवालय के अधीन में ही काम करती है। ये खास सेना की यह यूनिट की स्थापना 1988 में संसद के अधिनियम 4, ये एक सवाल पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। सेना की यह यूनिट की स्थापना 1988 में सदस्य के अधिनियम संसद के अधिनियम 4 की धारा 1/5 के अंतर्गत की गई थी। ये एक संविधान की तरह से सवाल करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 1988 में संसद के अधिनियम 4 की धारा 1/5 के अंतर्गत की गई है। ठीक है, 1981 के पहले पीएम की सुरक्षा, देखिए 1981 से पहले पीएम की सुरक्षा दिल्ली पुलिस के विशेष सुरक्षा बल के हाथ में थी। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये एसपीजी को सौंप दिया गया। किसे सौंप दिया गया है? एसपीजी को सौंप दिया गया। ठीक है, आगे सवाल नेक्स्ट। सी ड्रैगन 2020 बहुराष्ट्रीय अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो प्रशांत महासागर में। कहाँ पे? ये सैन्य अभ्यास जितने भी होते हैं पूरे साल में, उसमें से 102 सैन्य अभ्यास पूछे जाते हैं, तो हमें जरूरी होता है ये पढ़ना। भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, यूएस, दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के साथ पश्चिम प्रशांत महासागर में गुआम एंडरसन वायुसेना
बेस पर, ठीक है। ये इतने देश ज्वाइंट है और कहाँ हो रहा है, तो देखिए ये कहाँ पे हो रहा है उसके बारे में बताया गया, ये नाम याद रखना है, गुआम एंडरसन वायुसेना बेस में ये सी ड्रैगन 2020 हो रहा है। यह अमेरिका नेतृत्व वाला अभ्यास है, किसका, अमेरिका नेतृत्व वाला। अगला सवाल है 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह आएगा हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। ये अभी तक में जितने भी हमने क्वेश्चन देखे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से लिखिएगा, किसी ना किसी एग्जाम में ये 100% आएंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत ही जल्दी हम वापस से मिलेंगे, नमस्कार।